नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। यूपी में सरकारी नौकरी मतलब स्टेबिलिटी है ना। पर क्या इसका मतलब ये है कि करियर बस एक जगह ठहर गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तरक्की के कई रास्ते हैं, पर वो अक्सर नियमों के जाल में उलझे हुए से लगते हैं। आज हम इन्हीं नियमों की गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और एक ऐसा साफ सुथरा रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे जिससे अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सही फैसले किए जा सकें। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर कोई सरकारी सेवा में है और आगे बढ़ना चाहता है, ग्रोथ चाहता है, तो उसके लिए ऑफिशियल रास्ते क्या-क्या हैं? ये वो सवाल है जो शायद हर एम्बिशियस एम्प्लॉय के मन में आता होगा। चलिए, आज इन मौकों को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि इनका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम प्रगति की राह को समझेंगे। फिर देखेंगे कि एक नई नौकरी के लिए सही तरीके से अप्लाई कैसे करते हैं। हम एनओसी की अहमियत को जानेंगे और टेक्निकल इस्तीफा के उन फायदों को समझेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसके बाद हम उच्च शिक्षा से जुड़े नियमों पर बात करेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर एक प्रैक्टिकल करियर रोड मैप तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और सबसे बेसिक बात से। देखिए, सरकारी नौकरी में तरक्की मुमकिन है, बिल्कुल है, लेकिन इसका रास्ता ना नियमों और कानूनों से होकर जाता है। यहाँ हर कदम सोच समझकर और कायदे कानून के दायरे में रहकर ही उठाना पड़ता है, और यही जानना सबसे जरूरी है। अच्छा, तो करियर में आगे बढ़ने का जो सबसे सीधा रास्ता दिखता है वो क्या है? एक बेहतर पद के लिए अप्लाई करना, है ना? लेकिन सरकारी सिस्टम में इस सीधे से दिखने वाले रास्ते पर भी कुछ जरूरी मोड़ हैं, कुछ तयशुदा प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। यहाँ सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम ये है कि आपका आवेदन सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि वो डिपार्टमेंट की एक ऑफिशियल प्रोसेस का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 साफ कहती है कि हर आवेदन को उचित माध्यम से भेजना होगा, जिसे हम थ्रू प्रॉपर चैनल भी कहते हैं। साफ शब्दों में कहें तो अपने डिपार्टमेंट की इजाजत के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये थ्रू प्रॉपर चैनल वाली प्रक्रिया काम कैसे करती है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले आप अपना एप्लीकेशन अपने डिपार्टमेंट को देते हैं। फिर डिपार्टमेंट आपके सर्विस रिकॉर्ड की जांच करता है। अगर सब ठीक है तो वो इसे भर्ती एजेंसी को आगे भेज देते हैं। हाँ, इसमें एक सहूलियत भी है। अगर लास्ट डेट पास आ गई है तो आप एक एडवांस कॉपी सीधे भेज सकते हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, डिपार्टमेंट की मंजूरी तो बाद में भी लेनी ही होगी, वो अनिवार्य है। अब एक ऐसा सवाल जो बहुतों को नहीं पता होता, क्या कोई जितनी चाहे उतनी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकता है या इस पर भी कोई लिमिट है? इसका जवाब जानना बहुत बहुत जरूरी है। और जवाब है सिर्फ 4। जी हाँ, आपने सही सुना। एक परमानेंट सरकारी कर्मचारी को एक कैलेंडर साल में, मतलब जनवरी से दिसंबर तक, अपने एप्लीकेशन को डिपार्टमेंट से फॉरवर्ड करवाने के आमतौर पर सिर्फ 4 मौके मिलते हैं। सिर्फ 4! इसलिए हर मौके का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना पड़ता है। तो ये 4 मौके वाला नियम आया कहाँ से? ये केंद्र सरकार के डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की गाइडलाइंस पर आधारित है, जिसे यूपी ने भी अपनाया है। इसका मकसद सिंपल है, काम और करियर की चाहत के बीच एक बैलेंस बनाना। हालांकि इसमें कुछ छूट भी है। यूपीएससी या यूपीपीएससी जैसे बड़े पदों के लिए यह नियम अक्सर लागू नहीं होता, और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए भी इसमें थोड़ी नरमी बरती जाती है। ठीक है, एप्लीकेशन तो आगे बढ़ गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बिना आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है, एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और इसे जरा भी हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। कोर्ट्स ने भी बार बार ये साफ किया है कि बिना एनओसी के सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेना एक तरह का मिसकंडक्ट माना जाता है, और इससे आपकी उम्मीदवारी तक रद्द हो सकती है। तो याद रखिए, एनओसी सिर्फ एक कागज नहीं, ये आपकी ईमानदारी और नियमों के प्रति आपके सम्मान का सबूत है। बहुत बढ़िया, मान लेते हैं कि सिलेक्शन हो गया। अब अगला कदम क्या? यहीं पर एक ऐसा शब्द आता है जो शायद कई लोगों ने सुना तो होगा, पर इसके असली फायदे नहीं जानते होंगे। टेक्निकल इस्तीफा। और यकीन मानिए, ये आपके करियर का सबसे जरूरी टूल साबित हो सकता है। देखिए, इस्तीफे 2 तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल इस्तीफा। इसका मतलब है आप अपनी पुरानी नौकरी और उसके सारे फायदे जैसे पेंशन, छुट्टियों का पैसा, सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं, एक क्लीन ब्रेक। लेकिन दूसरा है टेक्निकल इस्तीफा। यह तब होता है जब आप एक सरकारी नौकरी छोड़कर दूसरी सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हैं।
ये एक औपचारिकता है जो आपकी सालों की मेहनत और उसके लाभों को सुरक्षित रखती है। और इसके फायदे वाकई जबरदस्त हैं। आपकी पुरानी सैलरी प्रोटेक्ट हो जाती है, आपकी जमा की हुई छुट्टियां, आपकी अर्न लीव, वो सब नई नौकरी में ट्रांसफर हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, पेंशन के लिए आपकी पुरानी सर्विस भी काउंट होती है। और इन सब के ऊपर एक और सुरक्षा कवच है जिसे कहते हैं लियन। तो ये लायन क्या बला है, समझिए। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। इसका मतलब है कि नई नौकरी में जाने के बाद भी आपके पुराने परमानेंट पोस्ट पर आपका हक 2 साल तक बना रहता है। अगर किसी वजह से नई नौकरी में कुछ ठीक नहीं बैठता या कंफर्मेशन नहीं होता, तो आप 2 साल के अंदर अपनी पुरानी पोस्ट पर वापस लौट सकते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। अच्छा, नई नौकरी ही तरक्की का अकेला रास्ता नहीं है। एक और जबरदस्त तरीका है खुद को बेहतर बनाने का, और वो है नौकरी के साथ साथ हायर एजुकेशन हासिल करना। इससे आपका ज्ञान बढ़ता है, स्किल्स बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए भी कुछ खास नियम कायदे हैं। हायर एजुकेशन के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। पहला, आप सिर्फ डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर कोई पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर सकते हैं, जिससे आपके ऑफिस के काम पर कोई असर न पड़े। दूसरा ऑप्शन है स्टडी लीव लेना, जो कि फुल टाइम कोर्स के लिए होती है। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, ये लीव एक विशेषाधिकार है, आपका हक नहीं, और इसे पाना आसान नहीं है। तो स्टडी लीव के लिए क्या शर्तें हैं? पहली, कम से कम 5 साल की रेगुलर सर्विस जरूरी है। दूसरी, आपके रिटायरमेंट में 3 साल से ज्यादा का समय बाकी होना चाहिए। और सबसे जरूरी शर्त, जो कोर्स आप करना चाहते हैं वो आपके डिपार्टमेंट के काम से डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। और ये भी ध्यान रहे कि पूरी सर्विस में ये छुट्टी आपको ज्यादा से ज्यादा 24 महीने के लिए ही मिल सकती है। और एक बहुत जरूरी शर्त और है, स्टडी लीव लेने वाले को एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है। इस बॉन्ड के मुताबिक पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको कम से कम 3 साल डिपार्टमेंट में सेवा देनी ही होगी। और अगर कोई ये शर्त तोड़ता है तो उससे छुट्टी के दौरान सरकार ने जो भी पैसा उस पर खर्च किया है, सैलरी वगैरह, वो सब ब्याज के साथ लौटाना पड़ता है। तो हमने नई नौकरी के एप्लीकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक के नियमों को काफी डिटेल में समझा। अब इन सारी जानकारियों को समेटकर एक फाइनल चेकलिस्ट बनाते हैं जो आपकी करियर की राह में एक गाइड की तरह हमेशा काम आएगी। तो मोटी मोटी बातें जो याद रखनी है, नई नौकरी के लिए हमेशा थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें। फाइनल सिलेक्शन से पहले एनओसी लेना कभी न भूलें। नौकरी बदलते समय टेक्निकल इस्तीफा ही दें ताकि आपके पुराने लाभ सुरक्षित रहें। अपने 2 साल के लियन वाले सेफ्टी नेट को हमेशा याद रखें। और अगर पढ़ाई करनी है तो ये समझ लें कि स्टडी लीव एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं। और आखिर में बस एक सवाल, इन सारे नियमों को जानना क्या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या फिर यही वो सबसे बड़ा टूल है जो आपके करियर को न सिर्फ आगे बढ़ाता है बल्कि हर मोड़ पर उसे सुरक्षित भी रखता है? इस पर जरूर सोचेगा। आप देख रहे थे फैक्ट एआई लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।